Hello champs, all of you are welcome to our study channel. Today we will read and understand the meaning of 10th class chapter 5 whose title is Glimpses of India. What is the meaning of glimpses? आखिर glimpses की meaning होती क्या है, पहले हम ये देखते हैं। तो glimpses का मतलब होता है झलक। तो किसकी झलक? ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया मतलब भारत की कुछ झलकें। ठीक है, कुछ झलक हम देखेंगे। This chapter is divided in three parts: a baker from Goa, Kurg and tree from Assam. अलग अलग राज्यों से, इंडिया के अलग अलग स्टेट से ये कहानियां ली गई हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज अ बेकर फ्रॉम गोवा, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? अ बेकर फ्रॉम गोवा। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी मीनिंग को समझेंगे। अ बेकर्स फ्रॉम गोवा। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवान विलेज bakers who still has an important place in his society. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. The Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the maker are still there. We still have amongst us the mixture, the molder, and those who bake the loaves. Those age-old, time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. The thud and jingle of. अब हम क्या करते हैं? हमने इसे रीडिंग किया, अब हम क्या करते हैं? इसकी मीनिंग को समझेंगे। अ बेकर्स फ्रॉम गोवा मतलब गोवा के बारे में कुछ बताया गया है कि जो वहाँ के बेकर्स थे उनके बारे में बताया गया है। तो पेन पोर्ट्रेट की मीनिंग क्या होती है? देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है हमें, पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट की मीनिंग होती है कलम चित्र। मतलब इसकी मीनिंग हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी प्लेस को विद मतलब वर्ड्स के थ्रू डिस्क्राइब करना है। इसमें हम किसी इमेज का यूज नहीं करते हैं। और ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक। जो भी हमारे राइट्स और रिचुअल्स होते हैं, हम कहते हैं ना कि ये हमारे पारंपरिक त्योहार हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल। गोआन विलेज बेकर्स हु स्टिल हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी मतलब क्या है? यह एक पारंपरिक गोवा के ग्रामीण बेकर का चित्र है। ठीक है। हु स्टिल हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस मतलब जिनका क्या था? एक समाज में, एक सोसाइटी मतलब समाज, है ना? तो समाज में उनका क्या था? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस मतलब महत्वपूर्ण स्थान था। अब हम स्टार्ट करते हैं। आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली। देखिए ये जो वर्ड दिख रहा है रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, इसकी मीनिंग यहाँ पे दी गई है थिंकिंग फोंडली ऑफ द पास्ट मतलब पास्ट को कैसे याद करना? बहुत ही प्यार से याद करना, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पुराने समय को याद करना। तो ये क्या है? जो पोर्चुगीज डेज थे मतलब जो पुर्तगालियों का समय था उसके बारे में बताया गया। तो ये बहुत पुराना समय है, तो उस पुराने समय को ये लोग कैसे याद कर रहे हैं? बहुत ही अच्छे से याद कर रहे हैं। तो रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली का मीनिंग क्या होगा? थिंकिंग फोंडली ऑफ द पास्ट। अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज मतलब ये क्या याद कर रहे हैं? पोर्चुगीज डेज को याद कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग देखिए हम समझते हैं क्या है कि हमारे बुजुर्ग, अवर एल्डर्स मतलब जो हमारे एल्डर्स मतलब जो हमारे बड़े लोग हैं, है ना? तो हमारे जो बड़े लोग हैं आर ऑफन हियर्ड अक्सर उन पुर्तगाली दिनों को क्या करते हैं? वो याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? फोंडली मतलब प्यार से याद करते हैं। और क्या याद करते हैं? द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड मतलब वो उन दिनों को तो याद करते ही हैं, साथ में वो क्या याद करते हैं कि जो उनकी ब्रेड है, जो उनकी क्या है, लोव्स ऑफ ब्रेड है, उनको भी वो याद करते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड। वेनिस्ड का मीनिंग होता है गायब होना। ठीक है, वेनिस्ड का मीनिंग क्या होता है? गायब।
तो क्या है, दोज ईटर्स ऑफ लोव्स, मतलब उस लोव्स को खाने वाले ईटर्स तो कहीं गायब हो गए हैं, बट लेकिन द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन जो बनाने वाले हैं, जो उस लोव्स को बनाते थे, वो कहाँ है, वो वही है, अभी भी वहां मौजूद है। फिर उसके बाद क्या है, we still have amongst us the mixture, the molders and those who bake the loaves, मतलब क्या है, हमारे बीच आज भी मिक्सचर, मोल्डर और क्या है, दोज हु बेक द लोव्स। पहले किस प्रकार से, देखिए ये जो स्टोरी है वो कैसे बनती है, ये इसमें कुछ ब्रेड्स बनाई जाती है ना, उसके बारे में, बेकर्स ही ब्रेड बनाते हैं, तो उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर उसके बाद क्या है, दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। अब फर्नेसेस, यहाँ एक वर्ड आया है, तो फर्नेसेस का मीनिंग क्या होता है, भट्टियां, है ना। तो पहले ब्रेड कैसे बनाई जाती थी, कुछ भट्टियों का यूज किया जाता था इस टाइप की, तो इसमें क्या किया जाता था, इसमें ब्रेड बनाई जाती थी। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एंगिज्ड, मतलब फर्नेसेस का भी मैंने मीनिंग समझाया, क्या होता है, भट्टियां, मतलब ये इस तरीके से कुछ एक बोलना चाहिए, कुछ भट्टी रहती होगी तो उसमें इस ब्रेड को बनाया जाता था। तो भट्टियों की आग अभी भी क्या है, अभी भी बुझी नहीं है, ठीक है, अभी भी क्या हुई है, बुझी नहीं है। द दर्ड एंड जिंगल ऑफ, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, द थर्ड एंड जिंगल, द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as padder in Goa. अब हम इसकी मीनिंग समझते हैं। द थर्ड एंड जिंगल, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, तो थर्ड एंड जिंगल क्या है, दो साउंड हैं, जो साउंड क्या बताते हैं, द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, जो किससे निकलते थे, जो बेकर्स, जो पारंपरिक जो बेकर्स होते थे, उनके पास जो एक स्टिक रहती थी बैम्बू, उससे वो साउंड निकला करते थे। हेराल्डिंग, हेराल्डिंग की मीनिंग होती है क्या, घोषणा करना। क्या घोषणा करना, हेराल्डिंग की मीनिंग होती है घोषणा करना। जो क्या बताते थे, क्या, हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, जब वो मॉर्निंग में आते थे तो जो दर्द, जो साउंड निकलता था, दर्द एंड जिंगल, जो साउंड निकलता था उनके बैम्बू से, तो उससे क्या होता था, हमें ये, सॉरी, जिंगल, जो ये साउंड निकलता था, तो उससे ये पता चलता था कि जो बेकर्स हैं वो आ गए हैं। कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस, वो आज भी क्या होते हैं, सुनाई देते हैं गोवा के कुछ प्लेसेस में। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, क्या है, फादर, जो जो ट्रेडिशनल बेकर्स थे वो अब जीवित नहीं है, अलाइव मतलब जीवित होना, तो नॉट अलाइव मतलब वो अभी जीवित नहीं है, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन हिज, ऑन द फैमिली प्रोफेशन, मतलब जो उनके बच्चे हैं, जो उनके, उन्होंने अपने क्या किया है, अपने पूर्वजों का जो बेकर्स का काम था उसको अभी भी बनाए रखा। तो इसीलिए हमने क्या देखा था कि जो भट्टियां थी वो अभी भी क्या हुई हैं, बुझी नहीं हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज भी उन भट्टियों में क्या होती है, ब्रेड बनती है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा, इन बेकर्स को आज के दिनों में क्या कहा जाता है, पैडर इन गोवा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, companion and guide. He used to come at least twice a day. Once when he set out in the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, and we came to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were bought by some Paskin and or Bastin, the maid servant of the house. What we longed from were those beard bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff.
वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन। अब हम इसकी मीनिंग समझते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा। अब बेकर्स क्या, जो ऑथर है वो क्या कर रहे हैं, अपने बचपन के दिनों को रिकॉल कर रहे हैं। तो उनके बचपन के दिनों में क्या होता था, द बेकर्स यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड। जो देखिए आजकल क्या होता है, आजकल तो कुछ सामान कोई बेचने के लिए आता है तो वो कैसे एकदम मतलब बोलना चाहिए, आते हैं सामान बेचते हैं, पैसे लेते हैं और अपना चले जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे कैसा था, जो बेकर्स थे वो कैसे थे, वो बच्चों के फ्रेंड्स भी थे और उनके कंपेनियन मीन साथी भी थे और उनके गाइड मतलब उनके मार्गदर्शक भी थे। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। मतलब क्या करते थे, वो हमेशा दिन में 2 बार आया करते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। मतलब जो अपने, जब वो क्या करते थे अपना स्टार्ट करते थे, जब अपना बेचने का ब्रेड जो रहती थी उसे बेचने का जब शुरू करते थे तब एक बार आते थे। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। मतलब जब वो अपने बड़े बास्केट को खाली कर देते थे तब भी वो रिटर्न में एक बार और आया करते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू। मतलब ये क्या है, जिंगलिंग और थर्ड क्या है, 2 साउंड है। ऑफ हिज बैम्बू, उनके जो उनके पास जो लकड़ी रहा करती थी। वोक एज अप फ्रॉम स्लीप। मतलब उन्हें क्या करती थी, रोज बच्चों को किसे उठाया करते थे, ये जिंगलिंग और थर्ड साउंड से बच्चे उनकी इस आवाज को सुनकर उठते थे। एंड वी रैन, और क्या करते थे, उठकर भागते थे। टू मीट एंड ग्रीट हिम, मतलब उनकी तरफ भागते थे, क्यों, उनसे मिलने के लिए और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करने के लिए, उन्हें ग्रीट करने के लिए। वाई वॉज इट सो, मतलब ऐसा क्यों करते थे वो। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या उन्हें कुछ ज्यादा ही लव था, किससे, लोफ से, जो ब्रेड की लोफ थी उससे उन्हें कुछ ज्यादा ही लव था। नो नॉट एट ऑल, मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं था। द लोव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बास्टिन। मतलब जो लोव्स हुआ करते थे वो कौन खरीदा करते थे, जो पास्किन थे वो इस लोव्स को खरीदा करते थे। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, और क्या कौन को और कौन खरीदता था, जो हाउस के मेड और सर्वेंट हुआ करते थे वो खरीदते थे। वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स। मतलब उन्हें किस में इंटरेस्ट था, बच्चों को किस में इंटरेस्ट था, ब्रेड बैंगल्स में, जो ऐसे डोनट टाइप के ब्रेड बैंगल्स बने हुए होते थे ना उसमें उन्हें इंटरेस्ट था। विच वी चूज केयरफुली, जिसे वो कैसे चूज करते थे, बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से चूज किया करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कभी कभी क्या हुआ करती थी कि जो ब्रेड होती थी वो स्पेशल टाइप की ब्रेड हुआ करती थी जो हमें स्वीट लगती थी। द बेकर्स मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन। The bakers made his musical entry on the scene with the झैंग झैंग साउंड। मतलब जो बेकर्स होते थे वो कैसे आया करते थे, एक झैंग झैंग साउंड के साथ। जैसे ये अगर एक बेकर है, जैसे ये देखिए ये एक बेकर आया हुआ है, ठीक है, तो इसके एक हाथ में क्या हुआ करता था, एक हाथ में ये ऐसी एक लकड़ी हुआ करती थी जिसमें क्या होते थे, ऐसे घुंघरू लगे हुए करते थे। तो ये इसको क्या करता था, ऐसे जब जमीन पे पटकता था तो इससे कैसा साउंड निकलता था, दर्द और जिंगलिंग, है ना, जैंग जैंग साउंड जो निकलता था। तो उसको सुनकर क्या होते थे, जो ऑथर हैं या जो बच्चे हैं वो वहां के उठ जाया करते थे। साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, जो कहाँ से निकलती थी ये बैम्बू स्टाफ, ये साउंड झैंग झैंग कहाँ से निकलता था, इनके बैम्बू स्टाफ से, जो बैम्बू स्टिक थी ना उससे निकलता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, वन हैंड, जो एक हाथ था वो क्या करता था, उनके बास्केट को, अब एक हाथ से तो इन्हें छड़ी पकड़ा हुआ है तो एक हाथ से ये क्या करते थे, ऐसे बास्केट पकड़ के, ऐसे ये इस टाइप से कुछ बास्केट रहता था और इसमें ऐसे ब्रेड के लोव्स रखे रहते थे। तो इससे एक हाथ से ये क्या करते थे, एक हाथ से ये इस टोकरी को सपोर्ट करके रखते थे। The bakers made his musical entry on the scene with the झैंग झैंग sound on his specially made bamboo staff। ये हमने पढ़ लिया है, इसकी मीनिंग भी समझ लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड। क्या करता था, एक हाथ से वो क्या करते थे, अपने सिर पर बास्केट को पकड़ के रखते थे। जैसे ये उनका क्या है, जैसे ये एक कोई ब्रेड बेचने वाला है तो वो क्या करते थे, ऐसे ये एक ब्रेड बेचने वाला है, ठीक है, तो एक हाथ से ये क्या करते थे, एक हाथ से अपने सिर पर बास्केट को ऐसे संभाल कर रखते थे और एक हाथ से क्या करते थे, वो झैंग झैंग वाला साउंड वाली स्टिक को बजाते रहते थे। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। और दूसरी वाली से क्या करते थे, दूसरे हाथ से वो जो बैम्बू स्टिक थी उनकी, उसे क्या करते थे, उसे जमीन पे पटका करते थे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ
गुड मॉर्निंग। मतलब क्या करते थे वो, जो घर की जो सबसे बुजुर्ग महिला हुआ करती थी उसको क्या करते थे, उसको वो गुड मॉर्निंग विश किया करते थे। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और क्या करते थे, जो उनका बैम्बू रहा करता था ना, उसी को जमीन के ऊपर रखकर उसी के ऊपर क्या करते थे, अपने बास्केट को ऐसे टिका लिया करते थे, है ना। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered। अच्छा, हमने इसे रीडिंग नहीं किया, पहले हम इसे रीडिंग कर लेते हैं फिर इसकी मीनिंग समझेंगे। टू द सर्वेंट, बट वी वुड नॉट गिव अप, वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द parapet and peep into the basket. Somehow I can still recall the typically fragrance of those loaves. Loaves for the elder and the bangles for the children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. And why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea cold could wash and clean up everything so nicely after all. अब हम इसकी मीनिंग समझते हैं, जहां तक हमने समझ लिया था उसके आगे से। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। मतलब क्या हुआ करता था, जो बच्चे हुआ करते थे उन्हें एक साइड कर दिया जाता था, और जो ये लोव्स हुआ करते थे वो किसको डिलीवर कर दिए जाते थे, सर्वेंट को। बट वी वुड नॉट गिव अप, मतलब लेकिन जो बच्चे भी थे वो कहाँ हार मानने वाले थे। रिबुक मतलब क्या है, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, अ स्कॉल्डिंग। मतलब क्या है, अगर कोई बच्चे को डांट भी रहा है, किसी को डांट भी रहा है, तो हमें क्या करना है, उसका उसके थ्रू उसे अपनाना नहीं, उसे अप्रूवल नहीं देना, उसे क्या करना है, डिसअप्रूवल करना है। बट वी वुड नॉट गिव अप, वी वुड क्लाइंब अ बेंच। मतलब वो क्या करते थे, या तो फिर वो बच्चे जो थे वो बेंच पे चढ़ जाया करते थे, या फिर किसी दीवार की मुंडेर पे चढ़ जाया करते थे, और क्या करते थे, उस बास्केट में झांका करते थे। Somehow I can still recall the typically fragrance of those loaves। मतलब आज भी जो ऑथर हैं, जो इस स्टोरी को लिख रहे हैं, उन्हें आज भी उसकी फ्रेग्रेंस, मतलब उसकी खुशबू, उन लोव्स की खुशबू आज भी फील होती है। लोव्स फॉर द एल्डर्स, जो लोव्स हुआ करते थे वो किसके लिए हुआ करते थे, बड़ों के लिए। एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, जो बच्चों के लिए क्या हुआ करते थे, बैंगल्स। देन वी डिड नॉट इवन केयर, जब बच्चों को बैंगल मिल जाया करते थे तो वो क्या करते थे, ब्रश करने की भी परवाह नहीं करते थे, कि मतलब उन्हें ये भी नहीं लगता था कि हमें ब्रश करना है और अपने माउथ को प्रॉपरली क्लियर करना है। एंड वाई शुड वी, और हम करें भी क्यों, ऐसा टीचर, वो जो ऑथर है वो ऐसा कह रहे हैं। वी वुड टेक द ट्रबल, मतलब ट्रबल मतलब क्या है, उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी ब्रश करने के लिए। क्यों, उन्हें क्या करना पड़ता था, प्लकिंग मतलब तोड़ना, क्या तोड़ना पड़ता था, मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। मतलब उस टाइम पे क्या दातून से ब्रश किया जाता होगा, तो वो ब्रश तो थे नहीं उस टाइम पे, तो उससे क्या करते थे कि मैंगो लीफ से ब्रश किया करते थे। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि इसके लिए हम इतनी मेहनत क्यों करें। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, मतलब और ये सब जरूरी भी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, मतलब जो शेर होता है वो क्या, वो कभी ब्रश करता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, मतलब एक गर्मा गर्म हम चाय पियेंगे और क्या होगा, हमारी जो बोलना चाहिए, हमारे जो मुंह की सारी बातें, जो गंदगी है वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। एक गर्मा गर्म चाय का प्याला और सारा मुंह साफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ऑथर है वो एक फनी टोन में कह रहे हैं इस टाइप की बातें, क्योंकि ये जो ऑथर भी हैं अब वो ये जानते, पहले वो बच्चे थे तब वो ऐसा सोचते थे, लेकिन अब वो ये जानते हैं कि जो ब्रश करना है वो क्या है, नेसेसरी है ना। ब्रश करना क्या है, नेसेसरी है, मतलब अगर हमें अपना मुंह साफ करना तो हमें ब्रश करना ही होगा कुछ खाने से पहले। लेकिन यहाँ पे जो ऑथर है वो किस टोन में, फनी टोन में ऐसा कह रहे हैं। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. Just as a party or a feast loses its charm without bread, not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bolognese are a must for Christmas as well as other festivals. Thus,
The presence of the baker furnace in the village is absolutely essential. अब हम समझते हैं इसकी मीनिंग. मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड. मतलब क्या है, जो शादी के तोहफे हैं वो क्या है, मीनिंगलेस. मीनिंगलेस मतलब जिनका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है, जो एकदम बेकार के लगते हैं वैसे. किसके बिना वो कैसे हैं, मीनिंगलेस हैं. तो स्वीट ब्रेड के बिना वो कैसे हैं, शादी के तोहफे भी एकदम हमें एकदम कैसे लगते थे उस टाइम पे, एकदम मीनिंगलेस लगते थे. किसके बिना, स्वीट ब्रेड के बिना. नोन एज द बोल, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे बोल कहा जाता था. ये एकदम कीवर्ड वाले पॉइंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें इन्हें याद रखना है कि मैरिज गिफ्ट के साथ मतलब हमें कौन सा ब्रेड, स्वीट ब्रेड बनाते थे उसे क्या कहते थे, बोल. ओके. जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट. फीस्ट मतलब क्या होता है, फीस्ट मीन होता है दावत, और पार्टी तो हम जानते ही हैं. तो जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म विथआउट ब्रेड. मतलब क्या होता था कि जो पार्टी है और जो दावत है वो क्या करती थी, उनका आकर्षण भी कैसा लगता था, फीका लगता था. किसके बिना, ब्रेड के बिना. नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर. मतलब क्या है कि एक बेकर जो होता था वो गांव के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये कैसे बताया जा सकता था. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर. मतलब मस्ट मतलब बिल्कुल जरूरी ही है बनाना. क्या बनाना, सैंडविचेस. कब बनाना सैंडविचेस, ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर इंगेजमेंट. मतलब अगर किसी के बेटी की सगाई हो रही है तो उस घर की जो महिला है वो क्या करेगी, ये मस्ट है कि वो क्या बनाएगी, सैंडविचेस बनाएगी. तो हमें ये याद रखना है कि इंगेजमेंट के टाइम पे या फिर मैरिज टाइम पे क्या बनाना होता था, सैंडविचेस बनाना होता था. और मैरिज के साथ जो गिफ्ट दिए जाते थे उससे क्या कहते थे, मतलब मैरिज गिफ्ट के साथ कौन सी ब्रेड दी जाती थी, बोल. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, केक्स एंड बॉलिनहेस आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस. अब क्रिसमस में क्या मनाया जाता था, क्रिसमस में केक्स और बॉलिनहेस, ये नाम हम याद रखेंगे. एज वेल एज अदर फेस्टिवल, क्रिसमस के साथ साथ अदर फेस्टिवल्स में भी केक्स और बॉलिनहेस बनाए जाते थे. दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर फर्नेस. फर्नेस की मीनिंग अभी मैंने बताई थी लास्ट स्लाइड में. फर्नेस मीनिंग क्या होता है, फर्नेस का मीनिंग होता है भट्टी. जो बड़ी बड़ी भट्टियां होती है जिसमें क्या किया जाता था, बेकर्स ब्रेड बनाया करते थे. तो बेकर्स इतना इंपॉर्टेंट है मतलब जब ब्रेड का, तो फिर क्या है कि वहां पर फर्नेस, बेकर फर्नेस होना तो फिर कैसी बात है, एक बहुत ही जरूरी बात लगती है. नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ हम मूव करते हैं. द बेकर्स और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ had a peculiar dress known as the कबई. मतलब इसमें इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया, उनके ड्रेसअप के बारे में बताया गया है. जो वो ड्रेसअप करते थे उसमें उसे हम क्या कहते हैं, कबई. पहले हम इसे पढ़ लेते हैं पूरा, फिर इसकी मीनिंग समझेंगे. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. इन आवर चाइल्डहुड we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. Even today, anyone who wear a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder. इसका मीनिंग क्या होगा अब हम समझते हैं. द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबई. मतलब क्या करते थे, जो बहुत पुराने समय में जो बेकर्स हुआ करते थे वो कौन सी ड्रेस पहनते थे, उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे कबई. इसे पिक्यूलियर का मीनिंग होता है एक अनोखी ड्रेस पहनते थे. पिक्यूलियर का मीनिंग क्या होगा, एक अनोखी ड्रेस. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक. मतलब किस टाइप से होती थी कि जैसे जो आज के समय में हम एक ऐसी इस टाइप से ऐसी फ्रॉक जैसी देखते हैं ना, ये इस टाइप से, तो इसे क्या कहते हैं, सिंगल पीस फ्रॉक होती थी. रीचिंग डाउन टू द नीज, जो कहाँ तक जाती थी, सिर्फ घुटनों तक जाती थी. इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स. मतलब जो बेकर हैं उन्होंने अपने चाइल्डहुड में क्या देखा, मतलब ये बेकर के पहले की बात हो रही है जब उनके फादर्स होते थे. तो फादर के टाइम पे कैसी ड्रेस चलती थी, कबई. लेकिन उनके टाइम पे जो ऑथर हैं उनके बचपन के दिनों में उन्होंने क्या देखा कि कैसी ड्रेस चलती थी, लोग जो बेकर्स होते थे वो क्या पहनते थे, शर्ट पहनते थे और ट्राउजर्स
पहनते थे, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो कैसे होते थे, जो फुल लेंथ पैंट होती है ना नीचे तक, उससे छोटे हुआ करते थे। ऑन एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, मतलब जो हाफ पैंट हुआ करती है, जिसे अगर ये ऐसी इस टाइप से कुछ हाफ पैंट बना दिए तो इससे क्या होगी, ये इससे थोड़ी सी बड़ी होगी, और जो ये ऐसी अगर फुल पैंट बना दी है तो इससे कैसी होगी, इससे थोड़ी सी छोटी होगी, मतलब घुटनों तक होगी। इवन टुडे एनीवन हु वियर अ हाफ पैंट, मतलब आज भी कोई अगर हाफ पैंट पहन लेता है जो कहाँ तक जाती है, विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज, मतलब जो घुटने तक जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, उसने कैसी ड्रेस पहनी हुई है, पैडर की तरह। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो मीनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ इज द बेकर यूजुअली, इसे हम पहले रीड कर लेते हैं फिर इसकी मीनिंग समझेंगे। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स, अब इनके बारे में उनकी अर्निंग के बारे में बताया है इस पैराग्राफ में, ठीक है। हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथली अकाउंट्स यूज्ड to be recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old day. The baker and his family never starved. His family and his servant always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. अब हम इसे समझते हैं, इसके बारे में इसमें क्या बताया गया है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड, मतलब जो बेकर्स हुआ करते थे वो अपने मनी कैसे कलेक्टेड किया करते थे, मंथ के एंड में, एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिरी में वो क्या करते थे, अपना बिल इकट्ठा किया करते थे, मतलब पैसे कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड, जो सामान्यतः जो मंथली अकाउंट होता था वो कैसे रिकॉर्डेड किया जाता था, ऑन सम वॉल, मतलब दीवालों पर, किससे, इन पेंसिल, पेंसिल के थ्रू दीवालों पे रिकॉर्ड किया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, ओल्ड डेज में जो बेकिंग का काम था वो कैसा था, एक लाभदायक, बोलना चाहिए एक लाभ देने वाला प्रोफेशन था, मतलब उससे बहुत पैसा अर्न होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, अब यहाँ स्टार्व्ड की मीनिंग क्या होगी, स्टार्व्ड की मीनिंग यहाँ पे क्या होगी कि किसी भी प्रकार की कमी से वो जूझ नहीं रहे थे, है ना, मतलब कैसे थे वो, हैप्पी थे और प्रॉस्परस थे, मतलब संपन्न भी थे और खुश भी थे। तो स्टार्व्ड मीन होता है किसी चीज की कमी होना। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, मतलब जो बेकर था और उनकी जो फैमिली थी उनको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई। ही हिज फैमिली, मतलब जो बेकर था और जो बेकर की फैमिली थी, एंड हिज सर्वेंट्स, यहाँ तक कि जो उनके नौकर भी थे, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। प्रॉस्परस की मीनिंग क्या होती है, संपन्न, और हैप्पी की मीनिंग तो हम जानते ही हैं, खुश। देयर प्लम्प फिजिक्यू का मीन क्या होता है, प्लीजेंटली फैट बॉडी, मतलब जैसे अब कोई कहता है ना कि जैसे कोई ऐसे व्यक्ति, मोटू सा व्यक्ति कोई अगर हमें ऐसा दिख जाए तो हम क्या कहते हैं, ये तो बहुत इस टाइप का, तो हम क्या कहते हैं, ये तो बहुत खाते पीते घर का है ना, तो इसे क्या कहेंगे हम, प्लीजेंटली फैट बॉडी। वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, मतलब टेस्टिमनी मीनिंग क्या होती है, ओपन टेस्टिमनी का मीनिंग यहाँ पे बताया गया है कि पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी, मतलब लोगों के द्वारा ये बताया जाता है कि वो किस तरीके का है, खाते पीते घर का है, प्लम्प फिजिक्यू है, ठीक है। इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल, मतलब जैकफ्रूट मतलब कटहल की तरह अगर कोई व्यक्ति फूला हुआ दिखता, आपने देखा होगा कटहल कितना मोटू गोलू मोलू सा रहता है एकदम, तो फिजिकल अपीयरेंस उसका रहता है, तो उसको किससे कंपेयर किया जाता है, उससे एक बेकर से उसको कंपेयर किया जाता है। तो आई होप इसकी मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो इस वीडियो में हमने देखा क्लास 10th के चैप्टर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा में जो बेकर्स की इंपॉर्टेंस है उसको हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया। तो आई होप इसकी मीनिंग आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।